हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसमें हम अभी दहन वाला पोर्शन, देखो इस चैप्टर को हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे, एक दहन और एक ज्वाला। ठीक है, तो पहले दहन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, दहन होता क्या है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, दहन अगर बढ़ जाए तो वो आग का रूप ले लेता है, तो उसे कैसे हम बुझा सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे दहन दहन में पढ़ेंगे। फिर ज्वाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें अलग चीजें पढ़नी है। ठीक है, चल, तो अभी हम दहन वाले पोर्शन पे ही हैं, दहन ही हम पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बच्चों कि दहन क्या होता है। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा अ, ऊर्जा प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे दहन कहा जाता है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे पदार्थ हैं जो दहन करते हैं और बहुत सारे पदार्थ हैं जो है दहन नहीं करते हैं। इसको हम दो भागों में फिर बांट लेते हैं। दो भागों में कैसे, एक होते हैं वो पदार्थ जो दहन करते हैं और एक होते हैं वो पदार्थ जो दहन दहन नहीं करते हैं। तो देखो, जो पदार्थ दहन करते हैं उन्हें कहा जाता है दहनशील पदार्थ, और जो दहन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे गैर दहनशील पदार्थ। है ना, कुछ दहन करते हैं और कुछ दहन नहीं करते हैं। दहन करते हैं कौन कौन से पदार्थ, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, हमारा कोई भी फ्यूल है, वो सभी दहनशील पदार्थ के अंडर ही आते हैं। बाकी जो और पदार्थ हैं, जैसे अगर हम कहें पत्थर है, पानी है, कांच है, तो इनका दहन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या हो गए, गैर दहनशील पदार्थ हो गए। फिर हमने बात की थी बच्चों, दहन के बारे में पढ़ा था कि दहन के लिए तीन शर्तें हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा देर में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने वही पढ़ा था। लेकिन इससे पहले हमने बात की थी दहन के जो प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मीथेन, तो मीथेन भी हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसका जब हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये दहन के उत्पाद हो गए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कागज का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ठीक है, और जो हमारे वाहन है उनमें पेट्रोल और डीजल का जलना, ये भी क्या एक प्रकार का दहन ही तो है। ठीक है, चलो, फिर हमने बात की थी कि दहन के तीन प्रकार हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, एक था तीव्र दहन, तीव्र दहन। अब तीव्र दहन क्या है, जहां पर जिसे हम रैपिड कंबशन भी कहते हैं, जो कैसे हो रहा है, रैपिडली जहां पर दहन हो रहा है। जैसे हम एलपीजी की बात करते हैं, तो एलपीजी को हम जलाते हैं तो तुरंत जलने लग जाता है। तो क्या एग्जाम्पल हो गया, ये तीव्र दहन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है स्वतः दहन, जहां पर दहन बिना किसी बाहरी ऊष्मा के अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, जहां पर कोई भी पदार्थ बिना किसी बाहरी ऊष्मा के अपने आप जलने लग जाता है, वो हो गया हमारा स्वतः दहन। ठीक है, जैसे अगर हम कहें फास्फोरस है, तो वो जैसे ही कमरे के तापमान पर आता है अपने आप ही जलने लग जाता है। तीसरा है हमारे पास विस्फोट। ठीक है, विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन, जैसे कि पटाखों का फटना, डायनामाइट का फटना। तो यहाँ पर किसी भी बाहरी ऊष्मा और दबाव में क्या होता है, दहनशील पदार्थ या जो हमारे कोई भी दहनशील पदार्थ है उनका क्या होता है, दहन होता है। ठीक है, विस्फोट
की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पटाखे फटना या डायनामाइट फटना, तो एक्सटर्नल हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में ये जलते हैं, ठीक है, कंबशन करते हैं। कंबशन कहें तो विस्फोट ये करते हैं, एक्सप्लोजन ये करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हीट लाइट बाकियों की तरह प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो, फिर हमने बात की थी ऑक्सीजन की आपूर्ति के आधार पर। अगर हम बात करें तो दो प्रकार के दहन हैं, एक है पूर्ण दहन और एक है अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबशन भी जिसे हम कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ईंधन को मिलती रहती है और वो जलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अपूर्ण दहन जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती तो ईंधन अच्छे से जलेगा नहीं, फिर पॉइजनस गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस ये प्रोड्यूस करता है। फिर हमने बात की थी बच्चों, दहन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। पहला है दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अगर दहनशील पदार्थ नहीं है तो दहन नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो हमने पानी ले लिया और बोल रहे पानी में आग लगाओ या पत्थर में आग लगाओ, तो क्या पत्थर का कंबशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो पहला हमें चाहिए दहनशील पदार्थ। दूसरा आवश्यकता है ऑक्सीजन, O2, ठीक है, ऑक्सीजन लिख सकते हैं हम। ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं यहाँ पर वायु, ठीक है, तीनों चीजें कुछ भी कहो, ऑक्सीजन, O2 लिखो, ऑक्सीजन या वायु। बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया कभी भी नहीं होती। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था कैंडल वाला, कि कैंडल को हमने एक टेबल के ऊपर रखा था, उसे वुडन ब्लॉक्स रखे थे किनारे पर, उसके ऊपर चिमनी रखी थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जा रही थी तो कैंडल जल रही थी। अब हमने वुडन ब्लॉक्स हटा दिए तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो जो अंदर कैंडल है वो वाइब्रेट करने लगेगी, बुझने लगेगी। ऊपर से भी अगर हम उसे ढका देते हैं तो चिमनी को अगर हम ऊपर से भी ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अब बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, तो कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस रखते, कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं ऑक्सीजन को, तो कैंडल जो है वो बुझती ही नहीं, तब तक जलती रहती जब तक पूरी कैंडल जो है लास्ट में पूरी पिघल नहीं जाती, ठीक है, तब तक जलती रहती। तीसरी कंडीशन है प्रज्वलन तापमान, या हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर पर ही हम लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? इग्निशन टेम्परेचर बच्चों वो है न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आपके पास है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है, और साथ में आपके पास एलपीजी, साथ में मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, जो भी है, ठीक। तो एलपी लकड़ी आप जानते हैं, लकड़ी का उपयोग आपने किया है, और एलपीजी का भी उपयोग आपने किया है, बिल्कुल किया है। इस तरीके से आपने देखे हैं ना, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, होते हैं इस तरीके से रेड कलर के एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, इनमें क्या होती है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो पेट्रोलियम गैस है लेकिन उसको हाई प्रेशर पर लिक्विफाई करके भरा जाता है, ये आप अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि सीएनजी क्या है, एलपीजी क्या है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि गैस है, लेकिन गैस को उच्च प्रेशर पर यानी कि हाई प्रेशर पर, उच्च दबाव पर क्या किया जाता है, उसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। चलो, तो वो लिक्विड सी हमें लगती है, ठीक। चलो, तो एलपीजी का उपयोग हमने घरों में करा है ना, गैस चूल्हा हम जलाते हैं तो वो एलपीजी ही होती है, और लकड़ी का उपयोग भी हमने करा ही है। अब अगर हम दोनों, एक दो माचिस की तीली ले लें, दो माचिस की तीली दोनों के ऊपर लेकर के जाएं, तो एलपीजी तो तुरंत जलने लगेगा, और लकड़ी जो है वो नहीं जलेगी, है ना, उसको जलने में काफी समय लगेगा। एक माचिस की तीली से तो बिल्कुल नहीं जलेगी,
बहुत देर तक हमें क्या करना पड़ेगा, आग के अंदर लकड़ी को रखना पड़ेगा। मान लो ये आग जल रही है, लकड़ी और इसको बहुत देर तक आग में रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे लकड़ी गर्म होती है, फिर लकड़ी कुछ समय के बाद जलना शुरू करती है। ठीक है, यानी कि इसको जलने में क्या हो रहा है, समय लग रहा है। वहीं अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो माचिस की तीली लेकर के क्या तुरंत जलने लग जाएगा। जलता है तुरंत, बिल्कुल जलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बच्चों इनके इग्निशन टेम्परेचर की वजह से, यानी कि इनका जो प्रज्वलन तापमान है उसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखो कुछ पदार्थ हैं जिनका प्रज्वलन तापमान कम होता है, जैसे सारे हैं तो ईंधन ही, लकड़ी भी, एलपीजी भी, इसके अलावा और भी जो हमारे हैं दहनशील पदार्थ, वो सभी है तो ईंधन ही। ठीक है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कुछ जल्दी जल जाते हैं, कुछ देर में जलते हैं। ऐसा होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। अब देखो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका प्रज्वलन तापमान कम होता है। अब प्रज्वलन तापमान कम है, इसीलिए वह आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जैसे मिट्टी का तेल है या एलपीजी है, इनका प्रज्वलन तापमान बहुत ज्यादा कम है, जिससे कि ये विद इन अ सेकेंड, यानी कि कुछ सेकंड में ही आग पकड़ लेते हैं। जबकि अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी का प्रज्वलन तापमान काफी ज्यादा है, हाई है, जिससे कि लकड़ी जो है तुरंत आग नहीं पकड़ती, इसको काफी देर के लिए पहले हीट करना पड़ता है। अब वो हीट क्यों करना पड़ता है, हीट करने का रीजन क्या है, हीट करने का रीजन ये है कि हीट करके हम पहले इस लकड़ी को इसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाते हैं, फिर जाकर के ये जलता है। जबकि एलपीजी को भी हमें इसके प्रज्वलन तापमान तक ही पहुंचाना है। लेकिन अब मान लो कि ये है विनिंग लाइन, है ना, यहाँ पर आप जो पहुंचेगा पहले वो जीत जाएगा। अब एलपीजी को यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है ना, ये रहा एलपीजी, इसको यहाँ से यहाँ दौड़ना है, और लकड़ी को, ये जो वुड है हमारा, लकड़ी को यहाँ से यहाँ दौड़ना है। तो कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जीतेगा, एलपीजी जीतेगा, क्योंकि ये पास में है। वैसे ही इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, या ये डिस्टेंस मान लो, है ना, इसके और रेस जीतने के बीच में या इसके और जलने के बीच में जो डिस्टेंस है काफी शॉर्ट है। तो जैसे ही हम इसमें माचिस की तीली लेके जाते हैं, तुरंत ये चला जाता है, तुरंत ये जीत जाता है, यानी कि तुरंत जलने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या है, डिफरेंस काफी कम है। वहीं आप यहाँ पर देखो लकड़ी और विनिंग लाइन के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो लकड़ी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, धीरे धीरे एनर्जी होगी तभी तो ये धीरे धीरे आगे पहुंचेगी, फिर जाकर के ये विनिंग लाइन के पास पहुंचेगी। तो ऐसे ही लकड़ी को जलाने के लिए पहले उसे हीट करना पड़ता है, ताकि वो कहाँ तक पहुंच जाए, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगी वैसे ही ये बर्न करने लगेगी। तो कोई भी चीज इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचते ही बर्न करने लग जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इग्निशन टेम्परेचर पहुंची और तुरंत जलने लग गई, ऐसा भी नहीं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगी, हीट, एक्सटर्नल हीट की मदद से जलने लग जाएंगे। जैसे एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम ऐसे खुले में, जैसे एलपीजी ऑन करते हैं, कभी गैस खुला छूट जाए तो वो तुरंत अपने आप ही जलने लगेगा, ऐसा नहीं होता। देनी क्या पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल हम इग्निशन टेम्परेचर से क्या समझे कि जो अलग अलग हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि दहनशील पदार्थ हैं, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो जिसका कम है वो जल्दी आग पकड़ेगा और जिसका ज्यादा है वो देर में आग पकड़ेगा। ये चीज हो गई है क्लियर। अब जैसे हमने बात की थी स्वतः दहन में, तो स्वतः दहन में हमने क्या पढ़ा था, फॉस्फोरस के जलने के बारे में बात की थी कि फॉस्फोरस कैसे रूम टेम्परेचर पर आते ही अपने आप जलने लग जाता है। तो ऐसा भी इग्निशन टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है, कि फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो कमरे के तापमान तक पहुंचता है तुरंत जलने लग जाता है, उसके बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से। ये भी एक कारण है। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ तक हो गया है क्लियर। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप यहाँ से भी देख लो क्या क्या हमने पढ़ लिया है। कंबशन के बारे में बात की, क्या ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि ऑक्सीजन क्यों हमारे लिए, या हमारे लिए यानी कि कंबशन के लिए क्यों जरूरी है, और ये क्या करती है, कंबशन में सपोर्ट करती है, सहायता करती है। ठीक है, समर्थन देती है जलने में। फिर दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ के बारे में बात की। फिर हमने देखा कि दहन के क्या क्या अलग अलग उत्पाद होते हैं।
ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया, जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, कि ज्यादातर जो हमारे फ्यूल है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोकार्बन दो चीजों से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हें ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हमारे ज्यादातर जो फ्यूल है, जितने भी ज्यादातर जिनका हम उपयोग करते हैं, सभी नहीं, ज्यादातर जो फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है। फिर हमने अलग अलग जो दहन है, कंबशन है, उनके बारे में बात की। रैपिड कंबशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है, फिर विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन। फिर हमने बात की विस्फोट के बारे में, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई डायनामाइट या कोई ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, विस्फोट ही से हम कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हीट लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, दिख रहा है, लेकिन काफी अमाउंट में क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक। फिर हमने पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन के बारे में बात की। ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो पूर्ण दहन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हवा नहीं मिल रही है तो अपूर्ण दहन। अच्छा, अपूर्ण दहन और पूर्ण दहन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक। फिर बात कर ली थी हमने कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने फिर बात की थी कि कुछ पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो जल्दी जल जाते हैं, जैसे एलपीजी, पेट्रोल। ठीक है, तो इन्हें ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। और कुछ पदार्थों का प्रज्वलन तापमान काफी हाई होता है, ज्यादा होता है, तो वो देर में आग पकड़ते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। कोई भी पदार्थ तभी जलना शुरू करता है जब वह एक निश्चित न्यूनतम तापमान या प्रज्वलन तापमान तक पहुंच जाता है। यही कारण है लकड़ी के टुकड़े को आग पकड़ने से पहले कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है। तो वही है कि कोई पदार्थ आग तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक हम उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान तक ना पहुंचा दे। ठीक है। आगे, जिस पदार्थ का ज्वलन तापमान कम होता है वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, या आपने नायलॉन का कोई फाइबर कभी पहना है, कोई कपड़ा पहना है, ठीक है, या आपके पास नायलॉन की कोई चीज है या कोई भी फाइबर है, ठीक है, आप आग के आसपास बैठे हैं तो आग उसको टच करते ही वो तुरंत जलने लग जाए। जबकि आपने जो नॉर्मल अपने कपड़े पहने हुए हैं वो आग के पास ऐसे तुरंत जाते ही जलने नहीं लगते, लेकिन नायलॉन जो है वो तुरंत जलने लगता है। क्यों? उसके कम इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। या आपने देखा होगा एलपीजी है या पेट्रोल है या अल्कोहल है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी तो तुरंत आग पकड़ती हैं। किस वजह से? इनके कम इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, कुछ पदार्थ अपने आप जल जाते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः स्फूर्त दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जैसे फास्फोरस, वे अपने आप जल जाते हैं क्योंकि उनका प्रज्वलन तापमान कमरे के तापमान के बहुत करीब होता है। उदाहरण के लिए व्हाइट फास्फोरस या सफेद फास्फोरस का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर के लगभग आसपास ये है। और जैसे ही ये हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो ये अपने आप ही जलने लग जाता है। तो इसका कारण क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, चलो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इग्निशन तापमान की अगर हम बात करें तो यानी कि प्रज्वलन तापमान। अच्छा, प्रज्वलन तापमान जिसे प्रज्वलन बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है, ये वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलना और दहन शुरू कर सकता है। वह किसी भी अवस्था में किसी पदार्थ के साथ हो सकता है, चाहे वह ठोस, तरल या गैस हो। ठीक है, कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक वह अपने ज्वलन तापमान तक पहुंच ना जाए। ठीक है, जैसे फास्फोरस प्रज्वलित होता है 35 डिग्री सेल्सियस पर। यदि वायु का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो फास्फोरस बिना अतिरिक्त ताप के भी आग पकड़ सकता है, यानी कि बिना एडिशनल हीट के भी अपने आप जल सकता है, जिसको हम स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस कंबशन भी कहते हैं। माचिस की तीली स्वयं नहीं जल सकती। आग पकड़ने के लिए उसे विशिष्ट तापमान, जिसे जलन तापमान कहते हैं, वहां तक पहुंचाना आवश्यक है। ठीक है, और माचिस की तीली जलती कैसे? जब हम उसे फ्रिक्शन देते हैं। चलो, अगला, अलग अलग पदार्थों के प्रज्वलन तापमान अलग होते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल,
तापमान में मामूली वृद्धि से प्रज्वलित हो जाता है, जबकि लकड़ी के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये एग्जाम्पल जो हम बार बार हमने डिस्कस किया है, क्यों कर रहे हैं बार बार डिस्कस, ताकि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रज्वलन तापमान है क्या, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी तो हम इसे इतना ज्यादा जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, दहन के लिए जो 3 आवश्यक शर्तें हैं उन तीनों में से ये एक है। एक तो जब दहन होगा किसी भी पदार्थ का तो दहनशील पदार्थ चाहिए ही, दूसरा ऑक्सीजन भी चाहिए, तीसरा प्रज्वलन तापमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दहनशील पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, एसीटोन, इनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते। तो एक ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है, ज्वलनशील पदार्थ की जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आवश्यक शर्तें हैं जो दहन के लिए जो हमने बात करी ली है, ईंधन होना चाहिए, वायु और ऊष्मा से मतलब है यहाँ पर प्रज्वलन तापमान। ठीक है, चलो, तो ट्राइंगल से इसे दिखाया गया है कि कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। तो अगर हमने नोट नहीं किया है तो आप इसे ट्राइंगल बना करके नोट कर सकते हो। ऐसे बनाने से क्या होगा कि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है आप ऐसे बना करके ड्रॉ करके आप उसे लिख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समय तक वो याद रहेगा। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल और सप्लाई ऑफ एयर, प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, सप्लाई ऑफ एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, एयर से। एयर से अगर हम एयर की बात करें तो एयर में होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी का जो 1% है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट है, स्मोक है। लेकिन ये वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया की या कौन से रीजन की बात है या टेम्परेचर कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, उन पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, वाटर वेपर है या स्मोक है, ठीक है, या डस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब अदर गैसेस में सारे ही आ जाते हैं। यहाँ पर मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो 21% ऑक्सीजन है ना, इसमें से इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो एयर की सप्लाई का मतलब है ऑक्सीजन। फ्यूल का मतलब है कोई भी हमारा दहनशील पदार्थ दैट अंडरगोज कंबशन, यानी कि जिसका कंबशन किया जा सकता है। अगर हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो स्टोन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई फ्यूल नहीं है, इसका कोई कंबशन नहीं होता है। हाँ, मीथेन की बात हम कर सकते हैं। मीथेन है हमारे पास सीएनजी है, हमारे पास एलपीजी है, लकड़ी है, बहुत सारे फ्यूल्स हैं। ठीक है, चलो, और इग्निशन टेम्परेचर को तो हमने बहुत डिटेल में अब डिस्कस कर लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आग पर नियंत्रण रखने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर आग जो है वो फैल गई है, मान लो यहाँ पर मान लो लकड़ियां हैं, इस तरीके से आग जो है वो फैल गई है। कभी कभी आग इतनी फैल जाती है कि वो भीषण रूप ले लेती है। ठीक है, चलो मान लो कहीं पर आग लगी हुई है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि आग को कैसे बुझाया जाए। तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, आप भी वही सोच रहे हैं। सबसे पहले हम पानी के बारे में बात करते हैं, है ना, क्योंकि आग को कैसे बुझाया जा सकता है, पानी से बुझाया जा सकता है। तो अभी तक हम यही सोचते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हर तरह की आग को पानी से हम नहीं बुझा सकते। पानी से हम कुछ लिमिटेड आग, जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, अगर इन चीजों पर आग लगी है तो पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जैसे किसी विद्युत उपकरण में आग लगी है,
ठीक है, या तेल से कोई आग लगी है जैसे, ठीक है, तो उससे हम जो है बच्चों पानी से नहीं बुझा सकते। जैसे मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, इन पर आग लगी है, या कोई विद्युत उपकरण है उन पर आग लगी है, तो उसे हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो उसे कैसे बुझाएंगे? देखो, पानी से क्यों नहीं बुझा सकते इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुझाएंगे किससे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, विद्युत उपकरणों पर अगर कोई आग लगती है तो उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आग बुझने की जगह आग और ज्यादा फैल जाएगी, यहाँ तक कि जो बुझाने की कोशिश कर रहा है, पानी डाल रहा है, उसको भी करंट लग सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमने कहा कि पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, इन पर जैसे आग लगती है तो भी पानी का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये होते हैं पानी से हल्के। तो जब हम इन पर पानी डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहेंगे, तो बुझेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पानी का उपयोग कुछ ही जगहों पर किया जाता है, हर जगह पर नहीं किया जाता। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा मेथड ये है, देखो एक तो हमने पानी की बात की, ठीक है, और कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं करना है वो देखा। अब जो 3 आवश्यक शर्तें हमने पढ़ी है ना, जिसको हम इतना अभी डिटेल में पढ़ रहे थे, ये तीनों, इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन हम हटा दें तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे मान लो हमने हीट हटा दी, है ना, ये जो इग्निशन हीट टेम्परेचर है, ये जो हीट है ये हटा दी, तो आग क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। या हमने फ्यूल ही हटा दिया तो भी आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। या हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया, ज्यादातर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर हमने रोक दिया तो भी आग नियंत्रण में आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए देखिए आप इसे एक बार। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तेल या विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य पदार्थों से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तेल और विद्युत उपकरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्योंकि विद्युत उपकरणों या तेल से लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, ठीक है, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, या रेत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र आपने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आप जहां भी जाते हैं, बसेस में, कार में, हर जगह देखा होगा, इस तरीके से दिखता है। देखो इस तरीके से दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो अभी आपके स्कूल में भी होगा, है ना, आपके क्लासरूम में भी होगा, तो हर जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। तो पानी का उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है हर जगह। क्लियर है? चलिए तो इसे देखिए एक बार। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि आग अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।